हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आ गए हैं अपन फिर से कीमोथेरेपी पार्ट 3। कार्बापेनेम्स की बात करते हैं तो इमिपेनेम, मेरोपेनेम, डोरिपेनेम, एर्टापेनेम, फेरोपेनेम। ठीक है। इमिपेनेम की बात करते हैं, सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। अदर बीटा लैक्टम की तरह ही काम करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देगा और बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी इसकी है। ठीक है। अपन को मेन इस पे क्या देखना है कि अब देखो, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तुमको शायद याद ना रहे कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। ठीक है। और इसका ये इंट्रावेनस इमिपेनम को दोगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू, ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे पहुंचेगा। वहां पे डीहाइड्रोपेप्टाइडेज प्रेजेंट होगा, ब्रश बॉर्डर ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। इस पे क्या बोलते हैं, सिलास्टैटिन ये इनहिबिट करता है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज को। रैपिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इमिपेनम एक्सटेंडेड यूरिन। तो भाई सिलास्टैटिन डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज इनहिबिटर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इमिपेनम इन यूरिन। जैसे कि भाई भी प्रोबेनिसिड अपन ने देखे थे ऊपर, है ना, इसमें नहीं, इस लेक्चर में नहीं, इससे पहले वाले लेक्चर पे अगर आप देखे होगे तो प्रोबेनिसिड भी सेम चीज वही करता है। वही मैंने बताया था ना, जैसे वो रेड बस का एड तुमने देखा ही होगा यूट्यूब में कि एक बंदा खड़ा हो जाता है लाइन पे और वो टाइम पास कर रहा है, तो जो पीछे वाले हैं वो अब उस लाइन पे ज्यादा देर तक खड़े हैं। उसी तरह से भाई ये भी क्या एक्सक्रीशन की लाइन पे भाई ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे, और प्रोबेनिसिड पे थोड़ा सा फर्क है। प्रोबेनिसिड क्या करता था कि भाई लाइन पे खड़ा हो गया और अपने आप को एक्सक्रीट आउट कराने के चक्कर में रहता था, है ना। और जिसकी वजह से क्या होता था कि जो पेनिसिलिन है वहां पे, है ना, पेनिसिलिन भाई उसको वो प्लाज्मा में ज्यादा टाइम तक रह लेता था। सेलेस्टैटिन क्या करता है, ये डिहाइड्रोपेप्टाइडेज करके जो एंजाइम होता है, जो कि रीनल ट्यूब मतलब किडनी में होता है ऑब्वियसली। और ये इमिपेनम, आईवी इमिपेनम अगर आप देते हो, ये आईवी ड्रग्स है इमिपेनम, है ना। ओरली तो मैंने नहीं सुना कि ओरली इसको नहीं देते भाई कहीं भी, है ना। पर कहीं है क्या यार ये भी। पेनिसिलिन, नो नो नो, टन 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 टन, पेनिसिलिन, ये कार्बिपेनम, मोनोबैक्टम। इसके बारे में ना बहुत ज्यादा इतना डिटेल में वैसे पूछते भी नहीं है, बट अपन ऑब्वियसली जब कवर कर रहे हैं तो सब कुछ ही कवर करेंगे, बात ये आ जाती है ना। तो वाइड स्पेक्ट्रम है इसका, वाइड स्पेक्ट्रम होगा ही भाई, है ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए। रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट टू मोस्ट बीटा लैक्टमेजेस। तो जो बीटा लैक्टमेजेस जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं अपने बैक्टीरिया, उनको उनसे भी रेजिस्टेंट होता है। मतलब ये थोड़ी तगड़ी वाली एंटीबायोटिक्स जो रेंज होती है ना, वहां पे अपन पहुंच जाते हैं, इमीपेनम, कार्बोपेनम, इन सब में। तो ये क्या करते हैं, सिलेस्टैटिन को साथ में भी देते हैं। तो सिलेस्टैटिन क्या कंबाइन करके देंगे अगर, तो ये एंटीबैक्टीरियल एफिकेसी को बढ़ा देता है, क्योंकि सिलेस्टैटिन इमीपेनम के एक्सक्रीशन रेट को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है। इमीपेनम में एग्जिस्ट क्रॉस रिएक्टिविटी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, पिंडाजा वोमिटिव। ठीक है। हो। फिर अदर कार्बापेनम्स की बात करते हैं। अदर में क्या है, मेरोपेनम एंड डोरिपेनम आईवी के थ्रू दोगे, नॉट डिस्ट्राइड बाय डिहाइड्रोपेप्टाइडेज। तो इसमें सिलेस्टैटिन भी देने की जरूरत नहीं है, सीजर्स इसमें लेस लाइकली होते हैं, और ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट इनफेनम रेजिस्टेंट सीडोमोनास एरिजिनोसा। एटापेनम और फेरोपेनम तुमसे नहीं पूछ रहा कोई, ये हाँ फेरोपेनम ओरली इफेक्टिव भी होता है, तो ओरली भी इसको दे सकते हैं, बट जितना मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेनम वाले जो ग्रुप है ये आईवी ही दिए जाते हैं, और ये थोड़े तगड़े वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं। यूज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में ऑब्वियसली बात ये होगी कि आपके पास रेजिस्टेंट माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, रेजिस्टेंट वाले तगड़े होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए भी आपको तगड़ा वाला एंटीबायोटिक चाहिए। तो यही है, स्किन सॉफ्ट टिश्यू जेनेटिव। डोज ऑफ कार्बापेनम शुड बी रिड्यूस्ड इन पेशेंट विद रीनल फेलियर। फिर मोनोबैक्टम की बात करते हैं तो एस्ट्रोनैम इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक विच ओनली वन रिंग विद स्ट्रक्चर। एस्ट्रोनैम नहीं पढ़ोगे चलेगा, नो, नॉट, मतलब एकदम रिक्वायरमेंट तो इसकी नहीं है, पेरेंटरली ही एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है। मैं बस बता दे रहा हूँ, मतलब कि एक्चुअली में मोनोबैक्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक विद वन रिंग इन इट स्ट्रक्चर। बाकी में दो रिंग होती थी, अगर तुमने ध्यान दिया हो, पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम अपन ने जब चालू किए थे तो दो रिंग्स होती, एक बीटा लैक्टम की रिंग होती है और एक थायो थायाजो थायाजोलिडिन थायाजोल थायो थायाजोलिडीन की जो रिंग होती थी, तो दो रिंग्स होती थी। पर मोनोवैक्टम को मोनो नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में, इसके केमिकल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, वो है बीटा लैक्टम की।
और ये बैक्टीरियल वॉल सिंथेसिस को रोक वही बैक्टीरियल वॉल सिंथेसिस को रोकेगा, साइडल इफेक्ट शो करेगा, इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम कर पाता है, और नो ग्राम पॉजिटिव और एनारोब्स के अलावा में कोई एक्टिविटीज की नहीं है ना। रेजिस्टेंट टू मोस्ट बीटा लैक्टोमेसेस, ठीक है। और ओनली पेरेंटली मेन एडवांटेज लैक ऑफ क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती भाई, इसको यूज करने पे तो एक फायदा है अपन को। ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में कर पाओगे, ग्राम पॉजिटिव पे तो ये असर कर ही नहीं पा रहा ना, एनारोब पे असर कर पा रहा है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं, इंक्लूड स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन, कैनामाइसिन, सिसोमिसिन, नियोमाइसिन, फ्रेमेसिटिन, क्या, हाँ, नेटिलमाइसिन एंड पेरमोमाइसिन ना। इसका कोई क्लासिफिकेशन तो नहीं दिया था। बाप रे, कितना बचा है रे, अभी तो बहुत बचा है। हम्म, हम्म। कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है अमीनो ग्लाइकोसाइड की, तो कंटेन टू और मोर अमीनो शुगर्स अटैच बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू हेक्सोस रिंग। हेक्सोस की रिंग होगी, मतलब सिक्स कार्बन स्ट्रक्चर का एक 6 रिंग कार्बन की रिंग बनेगी। उस पे दो अमीनो शुगर ऐसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बॉन्ड कर मतलब ज्वाइन करेगी, है ना। हाईली पोलर कंपाउंड, पुअरली एब्जॉर्ब, अगर हाईली पोलर है तो पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट ओनली, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज पूरा मतलब ये तो अपन ने जनरल फार्मा और उसकी बात कर ली, हाईली पोलर है तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो अच्छे से। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड पुअरली पेनिट्रेट इनटू द सीएसएफ, तो ब्रेन में नहीं पहुंच पाता। नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। अगर अनचेंज्ड इन यूरिन है तो ये ऑब्वियसली, अगर यूटीआई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑब्वियसली तब काम कर पाएगा ये। हैव बैक्टीरिसाइडल एक्शन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरोब्स एंड मोर एक्टिव एल्कलाइन पीएच। ओटोटॉक्सिसिटी कराता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो कौन सी ड्रग ऐसी है जो कि ओटोटॉक्स, वैसे बहुत सारी है पर अमीनोग्लाइकोसाइड को तुम बता सकते हो, है ना, कि कान में भी दिक्कत कराएगा और किडनीज में भी। पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस भी इसमें एग्जिबिट होता है। फिर इस पे बात करेंगे रिक्वायर ऑक्सीजन, तो एनरोब्स आर रेजिस्टेंट, ठीक है। अमीनोग्लाइकोसाइड के ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ऑक्सीजन की नीड होगी, तो एनारोब्स पे भाई ये असर नहीं करेगी। जो एरोब्स होंगे, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होंगे, उस पे अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग ज्यादा अच्छे से असर करती है, उसी पे असर करती है देखा जाए तो। अमीनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरियासाइडल एजेंट होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो वही डायग्राम पे लिख लेना भाई कि प्रोटीन सिंथेसिस को ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तुम लाल कर दिया कि भाई बात बता बता के। अमीनोग्लाइकोसाइड्स, हम्म। फिर आते हैं नीचे, एंट्री ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड इनटू बैक्टीरियल सेल, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, बाइंड टू, ये अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चल रहा है कि 30s राइबोसोमल यूनिट के साथ वो मिल जाएगा, बाइंड करके, बाइंड करेगा, इनहिबिट प्रोटीन इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को मतलब होने ही नहीं देगा। लाइट चालू करना पड़ेगा, ओके। ठीक आ रहा है ना सब, हेलो। हम्म। और कॉज मिस रीडिंग ऑफ कोडॉन, मतलब कि भाई कोडॉन को मिसरीड करवाएगा, ठीक है। अगर ए जी है तो उसको ए जी यू करा देगा, है ना। फिर प्री मेच्योर टर्मिनेशन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑब्वियसली मिसरीडिंग होगी तो भाई ऑब्वियसली चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई टर्मिनेशन जल्दी हो जाए प्रोटीन का। एंड इंसर्शन ऑफ रॉन्ग अमीनो एसिड इनटू द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोटीन, डिफेक्टिव प्रोटीन फॉर्म होगा, तो ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पे जाएगा डिफेक्टिव डिफेक्टिव प्रोटीन। और अल्टर्ड परमिएबिलिटी एंड डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीसाइडल इफेक्ट क्रिएट करेगा कि भाई सेल मतलब बैक्टीरिया चाह रहा था कि तगड़ी सेल वॉल बने, इसलिए प्रोटीन डेवलप कर रहा था, और भाई ने डिफेक्टिव प्रोटीन कचरा, ईंटे ही, टूटी हुई ईंटें भेज दिया भाई ने, है ना। या ईंटें, अगर ईंटों में छेद है तो ऑब्वियसली भाई दिक्कत हो जाएगी। मैकेनिज्म क्या है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का, अमीनोग्लाइकोसाइड इज ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग बाय बैक्टीरियल एंजाइम्स, डिक्रीज एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड डिक्रीज एफिनिटी ऑफ द ड्रग फॉर द राइबोसोम्स। ये उसका पूरा बैक्टीरिया कैसे मतलब बच सकता है अमीनोग्लाइकोसाइड से, क्या क्या चेंजेस कर सकता है, तो इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग बाय एंजाइम्स, एंजाइम्स क्रिएट कर लिए भाई बैक्टीरिया ने,
डिक्रीज एंट्री ऑफ ड्रग इनटू बैक्टीरियल सेल, ड्रग को अंदर ही आने मत दो, तो बाइंड ही नहीं करेगा 30th यूनिट से, है ना, राइबोसोम की। और डिक्रीज एफिनिटी फॉर द ड्रग, हाँ, या फिर राइबोसोम की एफिनिटी को आप अल्टर कर दो कि ड्रग उससे बाइंड ना हो पाए, अंदर भी आ जाए तो। अमीनोग्लाइकोसाइड एग्जिबिट क्या करते हैं? अमीनोग्लाइकोसाइड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग इफेक्ट, हायर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन मोर द बैक्टीरिया किल रैपिडली, जितना ज्यादा डोज, ये जहर की तरह है, कम जहर में कम इफेक्ट, जितना ज्यादा जहर उतने जल्दी मारेंगे पर अगर बहुत ही अति में अगर जहर खा लो तो फिर तो मृत्यु हुई है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी इसका प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट इज प्रेजेंट इवन द सीरम कंसंट्रेशन फॉल्स बिलो मिनिमम इनिबिट क्या बोलते हैं, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, मतलब कि भाई इसका एक क्या बोलते हैं, इसकी आत्मा भटकती रहती है, देयरफॉर वंस डेली डोज रेजिमेन इज इफेक्टिव। तो ये इसका एक फायदा है, इसकी आत्मा भटकती रहती है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इस पर प्रेजेंट होता है, जो कि अपन ने देखे बाकियों में अभी तक के तो नहीं आया था मेंशन में। डोजिंग की बात करते हैं, वंस डेली डोज रेजिमेन है, सिंगल इंजेक्शन दे दो, क्योंकि इफेक्टिव है, उतना ही इफेक्टिव है मल्टीपल डोज रेजिमेन की तरह, हायर प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज अचीव्ड फॉलोइंग सिंगल डोज, सेफर देन मल्टीपल डोज रेजिमेन एज कन्वीनियंट, ऑब्वियसली बात है, एक इंजेक्शन लगाना ज्यादा कन्वीनियंट होगा एज कम्पेयर टू चार चार इंजेक्शन का रेजिमेन चलने देने से। अगर मल्टीपल डेली डोजिंग रेजिमेन है तो टोटल डेली डोज इज एडमिनिस्टर्ड इन 2 और 3 इक्वल डिवाइडेड डोज, अगर कोई बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो तो बात अलग होती है। Once daily doses regimen is not preferred in bacterial endocarditis, children and patient with renal impairment. Dose adjustment आप करोगे अगर, मतलब आपका पूरा देखो, एक वंस डेली डोज रेजिमेन क्या हो गया कि भाई मान लो पेशेंट को 1 mg देना है टोटल, 1 mg बोल रहा हूँ, 1 mg तो बहुत कम हो गया, 800 mg, तो अब 800 mg तो चाहो तो आप भाई एक ही बार में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मल्टीपल डोज इसलिए दे सकते हैं अगर जो पेशेंट को रीनल इम्पेयरमेंट है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वाले हैं, है ना, या ऐसे पेशेंट है ना जिनको रीनल इम्पेयरमेंट है, या फिर बच्चे हैं, या फिर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट्स हैं, तो उसमें अपन सोचते हैं कि भाई 800 mg अपन एक बार में नहीं देंगे, अपन टुकड़ों में कर लेते हैं, ठीक है, कि 2 या 3 अलग अलग रेजिमेंट, मतलब मल्टीपल डोज में अपन तोड़ लेंगे, दे ना दे तो अपन 800 ही है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल डोज में अभी पहले वाले में भी 800 और फिर दूसरे वाले में भी 800, 1600 mg नहीं पहुंचना है। हाँ, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डोज एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता, डोज एक्चुअली चेंज होता है, पर सिंपल सा हिसाब किताब ये है कि भाई आप कन्वीनियंट तो है वंस डेली डोज रेजिमेन, बट प्रेफर्ड नहीं है उतना। क्यों? क्योंकि ओटोटॉक्सिसिटी की दिक्कत आ जाती है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर डिसफंक्शन कैन ऑकर ड्यू टू एट्थ एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज, एट्थ कौन सी थी? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, तभी उसमें दिक्कत आ रही है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर कब डिसफंक्शन होगी भाई, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के साथ डैमेज होगा तब aminoglycoside concentrate in the perilymph and endolymph of the inner ear which can lead to progressive damage of the vestibular and cochlear hair cells। इसलिए भाई देख संभल के दो, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन जेंटामाइसिन मेनली अफेक्ट वेस्टिबुलर फंक्शन, और उसकी वजह से क्या होगा, इंटेंस हेडेक, अर्ली अर्ली सिम्टम क्या होगा, इंटेंस हेडेक, इसलिए इसको अपन डोज को ना तोड़ के दे रहे हैं बच्चों में या ऐसे लोगों पे जिनको रीनल इम्पेयरमेंट है, क्योंकि ये तो एक्सक्रीट आउट होती है तो अनचेंज्ड होती है। अब अगर अपन मान लो 800 mg एक बार में पूरा डोज दे दिए तो सीवियर, मतलब अपन को थोड़ा ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी अपन को ज्यादा देखने मिलेंगे, वहीं पे अगर अपन डोज को तोड़ देते हैं, है ना, मान लो अभी आपने उसको 300 mg दिया था, 350 mg कुछ इतना जितना भी आता है ना, 800 को 1/3 डोज आपने अभी दिया और सुबह आपने दे दिया, तो आपको समझ में आया कि यार इनको ना थोड़ा सा कान में वो बोल रहे कि मेरे को मतलब इंटेंस हेडेक हो रहा है, बहुत तेज सरदर्द हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग, वर्टिगो, निस्टैग्मस, एटेक्सिया, है ना, सर चकरा रहा है, उल्टी हो रही है, आपको समझ में आ गया कि भाई ये ड्रग ना ओटोटॉक्सिक होते जा रही है ये, तो अपन नेक्स्ट जो भी ड्रग रहेगी, नेक्स्ट अपन ड्रग को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये अपने पास एक फायदा हो जाता है मल्टीपल डेली डोज रेजिमेंट पे, कि मतलब तोड़ देना रेजिमेंट को, टोटल डेली डोज को आपने तोड़ दिया 2 और 3 इक्वल डिवाइडेड डोज में। एमिक एसिड कैनामाइसिन अफेक्ट ऑडिटरी फंक्शन, है ना, कॉजिंग मोर कॉक्लियर डैमेज। अब कुछ ऐसे देखो, वही बात है कि कुछ वेस्टिबुलर फंक्शन को ज्यादा अफेक्ट करती हैं, कुछ कॉक्लियर फंक्शन को ज्यादा अफेक्ट करती हैं, है ना।
और तो कुछ में ऑब्वियसली किसी में आपका हेडेक और बैलेंस वर्टिगो होने के चांसेस बढ़ेंगे, कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन जेंटामाइसिन में। वहीं पे एमिकैसिन या कैनामाइसिन दोगे तो वहाँ पे आपको सुनने में दिक्कत हो जाएगी। ऑडिटरी जो मतलब सुनाई देने वाला जो फीचर है, आपको फंक्शन है, वो आपका हेवाई हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो जाएंगे? टिनिटस, रिवर्सिबल और डिसकंटिन्यूशन ऑफ द ड्रग, है ना, एंड डेफनेस, परमानेंट डेफनेस भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा देख कर रहना पड़ता है। तो ओटोटॉक्सिक का रिस्क फैक्टर क्या क्या है भाई? एल्डरली पेशेंट, रिपीटेड कोर्सेज दे रहे हो आप, परसिस्टेंटली इंक्रीज कंसंट्रेशन इन द ड्रग, मतलब ड्रग जो प्लाज्मा में जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पेशेंट विद प्री एग्जिस्टिंग ऑडिटरी इंपेयरमेंट, पहली से कान में दिक्कत थी और ज्यादा बढ़ गई। कॉन्करेंट यूज ऑफ अदर ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स सच एज वेनकोमाइसिन, मीनोसाइक्लिन एंड अदर लूप डायरोटिक्स। तो भाई और ऑटोटॉक्सिक ड्रग के साथ मिला के आपने ये जो चूर्ण तैयार किया है उससे उसके कान की गांड ही फट गई। हाँ, फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी की बात करते हैं। इम्यूनोग्लाइकोसाइड गेट कंसंट्रेटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स, है ना, एंड कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। डिसकंटिन्यूशन ऑफ द ड्रग में ये रिवर्सिबिलिटी शो हो जाती है। और क्या है? इंसिडेंस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी हाईएस्ट विद नियोमाइसिन, तो नियोमाइसिन भाई बहुत ही नेफ्रोटॉक्सिक हो जाता है। एंड लीस्ट विद स्ट्रेप्टोमाइसिन, लीस्ट किसके साथ है? स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ। डिक्रीज इन यूरिनरी कंसंट्रेशन कैपेसिटी, रिस्क फैक्टर तो वही आ जाएगा, एल्डरली पेशेंट है, प्री एक्जिस्टिंग रीनल डिजीज वाला है कोई। कॉन्करेंट यूज ऑफ अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स सच एज एमबी, क्या था यार, एमबी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, वैनकोमाइसिन, सिस्प्लेटिन, साइक्लोस्पोरिन, ये सब। एमबी, एमबी कौन सा ड्रग आ गया? ब्लॉकेज वॉकेज का कुछ है क्या? होगा यार, मेरे को एमबी तो एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। एपनिया एंड मस्कुलर पैरालिसिस हैव बीन रिपोर्टेड, ठीक है, तो ये भी इसमें दिक्कत हो सकती है। रिवर्स बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। क्यों होता है भाई ये? एमिनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट कर देकर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फॉर मोटर नर्व, इसलिए भाई देख के मतलब इसके साइड इफेक्ट भी उतने ही ज्यादा। Myasthenic patient are more susceptible to neuromuscular blocking of the drug, hence they should be avoided. Myasthenic patient वालों को भाई नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें रेयर होती है, और होती भी तो वही सेम स्किन रैश, ड्रग फीवर, हे फीवर जिसको बोलते हैं, फिर ईसनोफिलिया, ये सब। यूज ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे कॉज ओटोटॉक्सिसिटी इन फीटस। ये एक लाइन अपने लिए एमसीक्यू का काम हो गई, या फिर वाइवा में कि अमीनोग्लाइकोसाइड को भी भाई अपन प्रेगनेंसी पे नहीं दे सकते। देखा जाए तो मेजोरिटी अपन प्रेगनेंसी पे बहुत सारी ड्रग्स को नहीं दे सकते। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करते हैं, फर्स्ट एमिनोग्लाइकोसाइड है, ये कॉमन मैकेनिज्म एक्शन सब अपन ने ऊपर स्ट्रेप्टोमाइसिन ऊपर देख चुके हैं, क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड के अंडर पे आती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन इज वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर टीबी एंड कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ऑल्सो इंक्लूड टिलरेमिया, प्लेग एंड ब्रुसिलोसिस, ये सब में भी इसका यूज किया जाता है। टेलरेमिया अगर जिसको नहीं पता हो तो भाई वो माइक्रोबायोम अच्छे से जाके एक बार पढ़ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन सरप्राइजिंगली आ जाता है 2 नंबर या फिर 5 नंबर में। तो सबसे पीछे मिलेगा पूर्व शास्त्री में टेलरेमिया के बारे में। टेलरेमिया हो गया, और भी कोई था क्या? टेलरेमिया ही था, है ना। ये बिल्ली बिल्ली से होता है शायद, मेरे को जितना याद आ रहा है कि ये कैट वैट के, कैट के सलाइवा में कुछ ऐसा उसकी वजह से होता है, कि मैं शायद पूरा ही गलत बोल रहा हूँ। ये एक बार देख लेना, टोलेरेमिया। फिर जेंटामाइसिन के बारे में बात करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक फॉर एरोबिक ग्राम नेगेटिव, मतलब पूरे अमीनो ग्लाइकोसाइड उसमें काम कर रहे हैं। बेसिलर इन्फेक्शन ड्यू टू इकोलाई, also effective against gram positive infection, enterococci, espirodensis, staphylococcus, but not एम ट्यूबरक्लोसिस। इसलिए जेंटामाइसिन को यूज नहीं किया जाता। स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में, टीबी में। जेंटामाइसिन को नहीं किया जाता क्योंकि इफेक्टिव ही नहीं है ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। पेरेंटल टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हो, ठीक है। नियोमाइसिन हाईली नेफ्रोटॉक्सिक है, नेवर यूज्ड फॉर सिस्टमिक इफेक्ट, ओनली फॉर लोकल इफेक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक इसकी लाइन हो गई नियोमाइसिन की। यूज ऑफ नियोमाइसिन कहाँ टॉपिकली में कहाँ यूज कर रहे हैं? अल्सर, वुंड एंड बर्न्स में, है ना। और आई एंड एक्सटर्नल नियोमाइसिन कॉम्बिनेशन में बेसिट्रेसिन और पॉलीमिक्सिन भी। ओरली अगर लोकल एक्शन, ओरली अगर लोकल में कोई छेला वेला है कुछ है तो अपन यूज कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन इंट्रोमाइसिन बेस वॉवल, ठीक है। ये सब छोड़ो यार, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में इसका अपन यूज कर रहे हैं क्या? रिड्यूस ब्लड अमोनिया लेवल, डिस्ट्रॉइंग कॉलोनी बैक्टीरिया, हाईली टॉक्सिक।
इलेक्टिव प्रेफर्ड ओवर, ठीक है, इतना अंदर नहीं भी जाओगे चलेगा। फ्रेमिसेटिन, जिसको सोफ्रामाइसिन, सोफ्रामाइसिन भाई बहुत ही कॉमनली सोफ्रामाइसिन की क्रीम जो अपन बिकती है 16 रुपए 20 रुपए में, तो लाइक नियोमाइसिन, फ्रेमिसेटिन जो अपने सोफ्रामाइसिन ऑल्सो हाईली नेफ्रोटॉक्सिक, नॉट यूज्ड फॉर सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए उससे ट्यूब भी आता है ना। मैकेनिज्म एक्शन एडवर्स इफेक्ट ये सब तो सेम ही है, टॉपिकली इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सोफ्रामाइसिन, फ्रेमिसेटिन इसका दूसरा नाम है, ठीक है। फिर एमिकेसिन की बात करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी किसकी है, एमिकेसिन की है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स में। सारे अमीनोग्लाइकोसाइड में सबसे ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसी की है तो वो एमिकेसिन की। रेजिस्टेंट भी होता है अमीनोग्लाइकोसाइड साइड इनएक्टिविटी एंजाइम से। ट्रीटमेंट ऑफ नोजोकोमियन, है ना, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन एंड ट्यूबरक्लोसिस। टोब्रामाइसिन, ये भी कुछ अलग से है क्या, नहीं। पैरमोमाइसिन तो बिल्कुल भी छोड़ दो, अब ये दो चीज पैरमो ये सब नहीं पूछ रहा। Therapeutic uses of gentamicin, other aminoglycosides, other glycosides, most commonly used. Gentamicin is the most commonly used because it is cheap and effective against most of the aerobic gram-negative bacilli. भले एमिक एसिड की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, पर जेंटामाइसिन को मोस्टली यूज किया जाता है क्योंकि रिलेटिवली थोड़ी सेफ भी होती है। सीवियर एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलरी इन्फेक्शंस में यूटीआई, मैंने बताया था यूटीआई, क्योंकि कोई भी चीज अगर यूरिन मतलब यूरिन से अनचेंज पास हो रही तो ऑब्वियसली वो यूटीआई से होते हुए गुजरेगी, और यूटीआई से होते हुए गुजरेगी, और वहां पे यूटीआई इन्फेक्शन है उस ट्रैक्ट में, अगर कॉलोनी है बैक्टीरिया की तो ऑब्वियसली उसको तोड़ते हुए निकलेगी। तो यूटीआई है ना, पायलोनेफ्राइटिस के साथ निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिसीमिया, पेरोनाइटिस, इन्फेक्टेड बर्न्स, तो ये सब में, ठीक है, ये इतने ड्यू टू प्रोसीडोमोनास, क्लेप्सियला, इकोलाई एंड प्रोटियस। और ये अगर मैं तुमसे पूछे कि कौन से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन, नेटिलमिसिन, इफेक्टिव सीडोमोनास, ये सब इतना याद नहीं रहने वाला, इसलिए इस पर इतना जोर नहीं दे रहा हूँ मैं। और ऑफन यूज्ड इन अमीनोग्लाइकोसाइड को ऑफनली यूज्ड कॉम्बिनेशन विथ पेनिसिलिन या फिर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स के साथ मिक्स करके देते हैं। फिर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस ड्यू टू एस विरिडेंस एंड एंटेरोकोकस, उसके साथ अपन अमीनोग्लाइकोसाइड को अपन इसमें भी यूज करते हैं, है ना, टीबी में यूज करते हैं। अदर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, प्लेग, ब्रुसेलोसिस, टुलरेमिया, हाँ। फिर जेंटामाइसिन, अब ये कॉम्बिनेशन तुमको देखना है कि एस्पिरिडेंस के साथ, एंटेरोकोकस के साथ, है ना, किसके लिए क्या, तो तुमको करना है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना ही मत। ऑब्वियसली अगर पहली बार या फर्स्ट टाइम, अभी तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कि हो सकता है साल के शुरू से पढ़ रहा है, ऑब्वियसली जितना ज्यादा पढ़ोगे और जितना ज्यादा फिर आप ये चीजों को मेंशन करोगे, वैसे तो क्वेश्चंस थोड़े कम आते, बट जब भी आए या आपके इंटरनल्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशनल्स में आ रहे हैं, और आप बताओगे, आप पूछ मतलब ऑब्वियसली लिख कर आओगे, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये बात भी सच है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेराइट मतलब अभी जो वक्त चल रहा है उस मतलब वक्त क्या बोलना, अभी इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि भाई आपको एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से याद नहीं रहेंगी चीजें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर 100 पन्ने का अकेला, एंड आपको पूरा का पूरा मतलब अगर पार्ट 1 पार्ट 2 में भी आप तोड़ते हो तो भी ये कीमोथेरेपी आपका बहुत चंक लेता है, टाइम बहुत मेजर टाइम लेता है। तो इसलिए इतनी सारी चीजें आपको एकदम से याद नहीं रहेगी। हो सकता है आप 3-4 महीने पहले से पेपर आपके 3-4, अभी आप देख रहे हो उस वीडियो को और आपके पेपर को 3-4 महीने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली आप भाई इसको भी रटो अच्छे से, 2-4 बार रिवीजन करोगे तो आपको ये भी चीजें एटलीस्ट पूरे कॉम्बिनेशन नहीं तो 2 कॉम्बिनेशन आपको याद हो जाएंगे, तो कर सकते हो। हाँ, मोस्ट टॉपिकली जेंटामाइसिन और ये सब छोड़ो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं अब अपन, ठीक है, सांस लेने दो भाई मेरे को जरा। हम्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल, ये दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। वैसे तो ऊपर अपन ने जितनी ड्रग्स देखी, एक सेकंड यार, ठीक है, ऊपर क्लियर शायद, they are so called effectiveness against a wide range of microorganism, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, कोकाई, बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, अदर्स, इतने सारे मतलब इतनी सारी चीज़ों को कवर करते हैं टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकॉल। तो एक बार तुम चाहो तो नजर घुमा सकते हो, बाकी याद तुमको सही बताऊं तो शायद ही हो। फिर टेट्रासाइक्लिन की जैसे बात करते हैं तो 4 साइक्लिक रिंग्स इन द स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, टेट्रासाइक्लिन एक्टिवली टेकन ससेप्टेबल बैक्टीरिया से, एक सेकेंड कहाँ थे भाई अपन, एक्टिवली टेकन अप बाय ससेप्टेबल बैक्टीरिया, तो बाइंड रिवर्सिबली टू 30th राइबोसोमल यूनिट। वही है कि ससेप्टेबल बैक्टीरिया इसको अंदर लेगा, अंदर लेने के बाद
नेक्स्ट 30s से बाइंड कर जाएगा, फिर प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए टू एमआरएन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, प्रिवेंट द एडिशन ऑफ अमीनो एसिड टू द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। और भाई बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, इस बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा भाई, ये देख लेना यहाँ पे। मतलब लगभग जो अमीनो ग्लाइकोसाइड करते थे ना 30s से जोड़ के, और ये सब बाइंडिंग है ना, सेम चल रहा है हिसाब किताब कि ये, बस बात यह है कि ये भाई बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो होती है यहाँ पे, और वहां पे बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी शो हो रही थी। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या, डिक्रीज इनफ्लक्स और इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन, इफ्लक्स सॉरी इफ्लक्स, मतलब कि इनफ्लक्स अंदर ही मत आने दो, एक्टिवली टेकन कर रहा था ना, अंदर ही मत आने दो, और अगर आ रहा है तो उसको बाहर भेज दो फटाक से। इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग बाय एंजाइम्स। फार्माकोकाइनेटिक्स तो पुराना उराना अपन को ये सब देखना। फूड इंटरफियर्स विथ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल टेट्रासाइक्लिन, ठीक है भाई, ये काम का पॉइंट हो जाए तो हो जाए। डॉक्सीसाइक्लिन मोनोसाइक्लिन लेस अफेक्टेड होते हैं मेनली, तो इस ग्रुप पे डॉक्सीसाइक्लिन काफी यूज में होता है। डॉक्सीसाइक्लिन आई थिंक ड्रग ऑफ चॉइस होता है। कोलेरा के लिए भी अपन, विब्रियो कोलेरा के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन को यूज करते हैं ना अपन, देख लेते हैं आगे एक बार। हाँ मेरा भाई एकदम गला भी ऐसी तैसी हो गई बोल बोल के, जबान दर्द देने लगी। टेट्रासाइक्लिन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी, लिवर, स्प्लीन, एनिमल, क्रॉस करता है प्लेसेंटल बैरियर, तो भाई ये चीज देखने की वाली बात है। तो यहाँ पे अपन देखो, अगर प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर रहा है तो अपन सोच समझ के देंगे, क्योंकि बच्चे में दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, डॉक्सीसाइक्लिन इज सेफ फॉर यूज इन पेशेंट विद रीनल इनसफिशियंसी। रीनल इनसफिशियंसी वालों के लिए सेफ है। प्रेगनेंसी वालों का यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं किया, पर अगर प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर रहा है तो अपन देख मुश्किल है कि दें। डॉक्सीसाइक्लिन अंडरगोस एंटरोहेपेटिक साइक्लिंग। टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो याद हो जाए, या बाय चांस कभी तुमसे पीजी पीजी वीजी वाली चीज है कि ऐसे स्ट्रक्चर रख दो और बोलो कि क्या है ये, तो ऐसे ही देखने के लिए कि अच्छा ओ अच्छा अच्छा ये सब। बाकी फिर ये इसका फीचर्स, और ये डेमोडॉक्सी। डॉक्सी का भाई डोज कितना, तो लगभग 100 mg चलता है, बीडी या फिर ओडी। यूटीआईज में डॉक्सी को यूज किया जाता है, यूटीआई में भी खासकर नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, हाँ उसमें यूटीआईज में। एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई, एडवर्स इफेक्ट पे देखोगे तो जीआई में तो वही जीआई इरिटेशन, जो अपना नॉर्मल जीआई इरिटेशन में और सारी चीजें आती हैं। हाँ, डायरिया इज मोर कॉमन विद टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एज देयर इनकम्प्लीटली एब्सॉर्ब्ड कॉज अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। रिस्क ऑफ डायरिया इज लो विद डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन के साथ तो डायरिया उतना नहीं होता, पर टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के साथ ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके डायरिया होने के, क्योंकि प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता, तो जो गट फ्लोरा होता है उसी को तोड़ने लग जाता है और फिर डायरिया होगा। फोटोटॉक्सिसिटी, तो ये एक चीज देखने वाली बात है कि फोटोटॉक्सिसिटी अपन का अभी इसमें ऊपर जिक्र नहीं हुआ था इससे पहले तक के, तो ये डेमिक्लोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन पे पर्टिकुलरली सीन होता है। सनबर्न लाइक रिएक्शन इन द स्किन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है, और ऑल्सो पिगमेंटेशन ऑफ नेल्स भी इसमें होती है। हेपेटोटॉक्सिसिटी, एक्यूट हेपेटिक नेक्रोसिस विद फैटी चेंजेस एंड कॉमन इन पेशेंट विद रिसीविंग हाई डोज इन आईवी, ठीक है, आईवी से जब दोगे तो एक्यूट हेपेटिक नेक्रोसिस होने के चांसेस फैटी चेंजेस के साथ देखने को मिल सकते हैं। मोर लाइकली टू अकर इन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। रीनल टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो मे प्रोड्यूस डेमिक्लोसाइक्लिन क्या कर सकता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस, और इसकी वजह से क्या होगा भाई, बार 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 भाई आपको वॉशरूम, मतलब आपको हाँ यूरिनेशन के लिए जाना पड़ जाएगा, तो ये भाई दिक्कत वाली बात हो जाती है। एंड दिस इफेक्ट ऑफ थेरेपेटिक, अगर किसी को सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एडीएच है, मतलब कि भाई किसी का एडीएच क्या बोल सकते हैं, एडीएच अति में सिक्रीट हो रहा है, एंटी डायबिटिक हार्मोन नहीं, अति में नहीं, बहुत क्या होता है सिंड्रोम में, ऐसा ही एडीएच में, एक सेकंड को याद करना दो। ऐसा एडीएच बहुत सारा एडीएच निकलता था, उसकी वजह से यूरिनेशन होता था, है ना, यूरिनेशन को अपन को इनअप्रोप्रिएट है, अरे एडीएच कम बनता है, एडीएच इसमें कम बनता था, एडीएच कम बनता था, तो भाई वो प्रॉपरली ना क्या बोल सकते, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते थे, तो उसमें अपन इसको यूज कर रहे हैं। एसआईडीएच एडीएस में होता है कि भाई इनअप्रोप्रिएट सेक्रेशन, यानी कि ऑफिस यार नाम से यार मैं इतना एकदम कंफ्यूज हो गया था एक सेकंड 2 मिनट के लिए। इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन में मतलब कि ऑब्वियसली
आपका एडीएच कम से क्रिएट हो रहा है। एडीएच का काम रहता है कि भाई यूरिनेशन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। यानी अगर ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यूरिनेशन नहीं होगी, पर अगर बहुत कम हो गया तो भी क्या हो रहा है कि आपका यूरिनेशन ना के बराबर हो रही है। ना के बराबर होना भी ज्यादा दिक्कत, वो भी दिक्कत करता है ऑब्वियसली। वेस्ट आपका प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, है ना। एंड आपको यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें डेमेक्लोसाइक्लिन का भी अपन यूज कर सकते हैं। फैनकोनी सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, यूज ऑफ अपडेटेड में डैमेज प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल में पेशेंट विद नॉजिया वॉमिटिंग पॉलीयूरिया प्रोटीन एसिडोसिस। तो भाई फैनकनी सिंड्रोम हुआ करता था पुरानी टेट्रासाइक्लिन से। अभी तो जो नई टेट्रासाइक्लिन नहीं है, नई जनरेशन की, उस पे ये चीज इतनी नहीं होती। सुपर इन्फेक्शन भी पुराने वाले से होता था। सुपर इन्फेक्शन अंदर कि स्यूडोमोनास कोलाइटिस कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। मैंने अभी शायद किसी फर्स्ट लेक्चर में इसके कीमो के फर्स्ट वाले में बता रहा था ना कि क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल के साथ दिक्कत क्या होती है कि भाई ये बहुत ढीठ बैक्टीरिया होता है और उसकी वजह से ना भाई बहुत सीवियर डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन, स्टूल मिक्स विद ब्लड एंड म्यूकस ये होता है। ओरल मेट्रोनिडाजोल फिर देना पड़ता है। और ये सी डिफिसाइल एक्चुअली में एनारोबिक होता है। और ये भाई साहब आई थिंक एरोबिक एनारोबिक के लिए यूज कर रहे थे क्या अपन इसको? एनारोबिक के लिए तो इतना जिक्र नहीं किया था। इफेक्ट ऑफ बोन्स एंड टीथ्स, बोन और टीथ में क्या इफेक्ट आएगा, तो कैल्शियम चिलेटिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर्म टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स विच इज डिपॉजिटेड इन ग्रोइंग बोन एंड टीथ। तो ये भाई ये एक ये वाला साइड इफेक्ट तुमको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए किसका, कि टेट्रासाइक्लिन को बच्चों में या कहीं भी मतलब नहीं देते प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि भाई ये परमानेंट ब्राउनिश डिस्कलरेशन कर देता है। डेसिडस टूथ टीथ का ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ चिलेट इन द टीथ, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैरीज इन सच टीथ। तो भाई दांत खराब कर देगा। तो भाई टेट्रासाइक्लिन को बच्चों में और प्रेगनेंसी में नहीं देना है, क्योंकि इससे दांत खराब होते हैं। इंसिडेंस इज हेपेटोटॉक्सिक, और साथ साथ हाँ ये हेपेटोटॉक्सिक होता है। मतलब हेपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर पे। therefore tetracycline are contraindicated during the pregnancy and interest of both fetus and mother, also contraindicated in children up to 8 years। तो भाई ये वाला जो पॉइंट है ना 6 नंबर का एडवर्स इफेक्ट, इसको भाई एक बार अच्छे से पढ़ना और इसको स्टार मार्क जरूर करके रखना। फिर मे कॉज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राइन इन्फेंट्स, बच्चों में ये करा सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करा सकता है। क्रॉस सेंसिटिविटी भी इसमें कॉमन होती है। तो भाई देखकर, क्योंकि आपने एक दवाई दी तो आप दूसरी टेट्रासाइक्लिन अगर यूज कर रहे हो तो हाँ तो दिक्कत हो सकती है। आपने डॉक्सी यूज किया और डेमेक्लोसाइक्लिन यूज किया, अब डेमेक्लो की वजह से डॉक्सी का एक सेंसिटिविटी जनरेट हो गई, क्रॉस सेंसिटिविटी जनरेट हो गई। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट यूजेस क्या है, रिकेट्सियल इन्फेक्शन पे अपन यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन। फर्स्ट चॉइस ड्रग्स होती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्सियल इन्फेक्शन। अब कौन कौन से, एपिडेमिक टाइफस, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, स्क्रब टाइफस, रिकेट्सियल पॉक्स एंड क्यू फीवर। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg बीडी चलाओगे या फिर ओरली और आईवी जैसा भी ठीक हो, 5 से 7 दिन तक के। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के इसमें अपन इन्फेक्शन में यूज करते हैं। क्लेमाइडिया, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन जो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, एसटीआई जो होता है उस पे अपन लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, तो वो क्या क्या बोलते हैं तुमको अगर, अरे तुम तो माइक्रो पढ़ी है ना। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम पे क्या हो जाता है, अपने ग्रोइन रीजन पे बहुत क्या बोलते हैं, कैसे बताऊं, सूजन, स्वेलिंग, इडीमा आपको देखने को मिलता है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम पे। हाँ तो ये एसटीआई होता है कॉज बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, लिम्फोग्रैनुलोमा, एलजीवी के नाम से भी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम को। तो भाई फिर और क्या है, क्लेमाइडियल यूरेथ्राइटिस एंड ग्रेनुलोमा इंग्वाइनल, इसके लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है। सेटाकोसिस में भी अपना डॉक्सीसाइक्लिन प्रेफर्ड एजेंट है। कोलेरा में भाई, कोलेरा में अपन इसको देते हैं ड्यूरिसिड टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन को। फिर ब्रुसेलोसिस में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन विद रिफैम्पिसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनमें से किसी एक को डॉक्सीसाइक्लिन के साथ कंबाइन करके दे रहे ब्रुसेलोसिस में। तो भाई अपन देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन बहुत सारे बीमारियों का ड्रग ऑफ चॉइस है। जैसे पेनिसिलिन में अपन ने देखे थे उसी तरह से प्लेग में जैसे बात करते हैं हाईली इफेक्टिव अल्टरनेटिव ड्रग फॉर लेप्टोस्पायरोसिस, क्लेमिडिया, निमोनिया, फिलरेमिया।
एक्ने, लो डोज ऑफ टेट्रासाइक्लिन को यूज किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोपियोनी बैक्टीरिया देयर बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन फ्री फैटी एसिड, और यही इसकी वजह से एक्ने फॉर्म होता है ना, तो अपने जो बैक्टीरियल, किसी बैक्टीरिया की वजह से एक्ने फॉर्म होता है तो अपन डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन को यूज करते हैं। मलेरिया में डॉक्सीसाइक्लिन का यूज है, अमीबियासिस में है, एसआईडीएच में है, लेप्रेसी में है भाई टेट्रासाइक्लिन का यूज, फाइलेरियासिस में है। तो बहुत सारे बीमारियों में अपन टेट्रासाइक्लिन को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, तो ऑब्वियसली ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो कवर भी उतना ही करेगा। एडवांटेज क्या है डॉक्सीसाइक्लिन के टेट्रासाइक्लिन से? ओरली आईवी दोनों दे सकते हो, हाईली पोटेंट है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, डायरिया नहीं कराता, फूड डज नॉट इंटरफियर विद इट्स एब्जॉर्प्शन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी है। डायरिया, वही डायरिया के रेयर इंसिडेंट्स है, और रीनल फेलियर वाले पेशेंट को भी आप दे सकते हो। टीजे साइक्लिन तो नहीं पूछ रहा था, फेंको इसको, अलग करो। फिर क्लोरेमफेनिकॉल। हाँ भाई। चल रहा है ना भाई। अब क्लोरामफेनिकॉल के बारे में देखते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिमिटेड कंडीशन पे इसका यूज करते हैं अपन। डेंजर साइड इफेक्ट होते हैं इसके, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है इसका? बोन मैरो सप्रेशन। तो भाई इसलिए क्लोरामफेनिकॉल को अपन भाई रेयरली, मतलब कुछ ही लिमिटेड केसेस में ही यूज करते हैं। क्लोरामफेनिकॉल ये 50 एस से जुड़ता है, ठीक है। अभी टेट्रासाइक्लिन अपन ने देखी 30 एस से जुड़ रहा था, अमीनो ग्लाइकोसाइड भी 30 एस से जुड़ रहा था, ये 50 एस राइबोसोमल ये सब यूनिट से जुड़ता है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये इसका मैकेनिज्म एक्शन हो गया। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है भाई ये, बट हाई कंसंट्रेशन पे ये बैक्टीरिसाइडल की तरह भी काम करता है, अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी, मेनिंजाइटिस एंड एस निमोनिया। ऑल्सो इनहिबिट सेल, ठीक है। और हाँ, ये साथ साथ भाई अपने ह्यूमंस में भी प्रोटीन सिंथेसिस मेमिलिन सेल पे एक्टिंग ऑन 70 राइबोसोम, तो भाई अपने अपने ऊपर भी बैकफायर करता है, तो इसलिए भाई इसको देख समझ के यूज करते हैं। ओह मेरी कमर वमर सब ऐसी तैसी हो गई भाई, आज दिन भर बैठे बैठे सुबह से। और ये सिलसिला अभी तो शायद पता नहीं कब तक, कितना आज खींच पाता हूँ मैं। अभी तीसरा लेक्चर चल रहा है ना, ये 4 लेक्चर, और शायद रात में जितना हो पाए, फिर सुबह उठना ही पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता आज के आज मैं पूरा का पूरा खत्म कर पाऊंगे, बट अगर अपन ट्राई करते जितना पहुंच में। रेजिस्टेंट टू क्लोरामफेनिकॉल, प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम। हाँ, कहाँ थे भाई अपन? रेजिस्टेंट टू क्लोरामफेनिकॉल प्रोडक्ट, मतलब कैसे कॉज हो सकता है रेजिस्टेंस? इनएक्टिवेटिंग एंजाइम बना दो भाई, है ना, एसिटाइल ट्रांसफरेज, या फिर डिक्रीज परमिएबिलिटी, अंदर ही मत घुसने दो, राइबोसोम का म्यूटेशन कर दो। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ओरल रूट से दोगे, एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, पेरेंटल और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें अवेलेबल है। बेटर टेस्ट, टू इम्प्रूव द टेस्ट, अभी ये सब हाँ हाँ चला है, किस कैसा खाना और क्या क्या देना है। एक्टिवेटेड इन द टेस्टाइन बाय पैनक्रियाटिक लाइपेस, तो ये भाई पैनक्रियाटिक लाइपेस से एक्टिवेटेड होता है, तो अगर पैनक्रियाज आपका डैमेज होगा तो हो सकता है कि भाई ये डर काम ही ना करे। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल टिश्यूज इंक्लूडिंग सीएसएफ एंड ब्रेन, तो ये भाई सीएस एंड ब्रेन तक की पहुंच जाती है, प्लेसेंटर बैरियर को भी क्रॉस कर देती है। सिक्रीटेड इन मिल्क, तो भाई इसके साइड इफेक्ट भी भाई ऑब्वियसली भाई ज़्यादा हो सकते हैं। मेटाबोलाइज इन लिवर, ग्लूकोनाइड कंजुगेशन होगा इस पे, एंड एक्सक्रीटेड मेनली इन यूरिन। एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई इसके? ड्यू टू इनिबिशन ऑफ मेमिलिन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, बोन मैरो सब्सट्रेशन, जो कि इसका मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट है क्लोरामफेनिकॉल का, ठीक है। तो डोज डिपेंडेंट रिवर्सिबल सप्रेशन भी होता है, विच मैनिफेस्ट एज एनीमिया, लिकोपिन, थ्रोम्बोसाइटोपिन, और इडियोसिंक्रेटिक नॉन डोज रिलेटेड इरिवर्सिबल एप्लास्टिक अनीमिया भी हो सकता है, कि भाई आपने तबाही कर दिया, ब्रोन बोन मैरो को चोद दिया पूरा, तो फेटल ही हो जाएगा भाई। अब बंदा मतलब आया था इलाज कराने, तुमने क्लोरामफेनिकॉल चढ़ा दी, मजे मजे में देखते क्या होता है, उसका बोन मैरो सप्रेस हो गया भाई, किसी और इन्फेक्शन, एक को ट्रीट करने चले थे दूसरे इन्फेक्शन से टपक गया, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं बची, बोन मैरो सप्रेस हो गई। तो हाँ, जीआई इफेक्ट की बात करते हैं, और मतलब बोन मैरो सप्रेस हो गई तो फिर सोचो आरबीसी भी अच्छे से नहीं निकल रहे, प्लेटलेट भी नहीं निकल रहे, बहुत सारे मतलब मारने के तो अपने तरीके, पीएचडी कर लिया भाई आपने तो क्लोरामफेनिकॉल देख के। जीआई इफेक्ट्स की बात करते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, प्रोलॉन्ग यूज, सुपर इन्फेक्शन। ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो भाई ग्रे बेबी सिंड्रोम अपना क्लोरामफेनिकॉल करता है, तो अपने को दो चीजें पता रहनी चाहिए इसके एडवर्स साइड इफेक्ट में। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो कि क्लोरामफेनिकॉल से होता है, दूसरा ये बोन मैरो को सप्रेस करने की क्षमता रखता है, और उसकी ऐसी बोन मैरो की ऐसी तैसी कर सकता है। Neonate, especially in premature babies, chloramphenicol cause a dose-related gray baby syndrome due to reduced degradation and detoxification of the drug in the liver because of the deficiency of glucuronidase
ग्लूकोरोनिल glucuronil transferase enzyme, manifestation nausea, vomiting, abdominal distension, diarrhea, refusal to suck, cyanosis, मेन तो cyanosis उसकी वजह से ग्रे सा दिखने लगता है, irritability, circulatory collapse, the skin appear ashen grey color, है ना, एशन ग्रे, ऐसा लगेगा जैसे राख जैसा जो होता है ना, राख का ग्रे कलर वैसा दिखेगा। इसमें मोर्टेलिटी हाई होती है। क्लोरामफेनिकोल शुड बी अवॉइड इन नियोनेट्स, इसलिए बच्चों पे एकदम नए नए पैदा हुए एकदम क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड रिसेंट मैन्युफैक्चर्ड बच्चों पे भाई नियोनेट्स पे आप क्लोरामफेनिकोल को यूज नहीं करोगे। ड्रग इंटरेक्शन क्या है, एरिथ्रोमाइसिन क्लोरामफेनिकोल इंक्रीज कंसंट्रेशन, याद है तो एक बार पढ़ लो भाई कि वारफेरिन और उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, उसकी वजह से और दिक्कतें होगी। थेरापेटिक यूजेस पे अपन घुसते हैं भाई। टाइफाइड फीवर पे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है टाइफाइड की, और भाई देख खरीदो, है ना। एंटीबायोटिक यूज फॉर थर्ड टाइफाइड और थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन और ये सब ना, फ्लोरोक्विनोन्स आर मच मोर ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। तो समझ रहे हो, फ्लोरो पहले था क्लोरामफेनिकोल का बोलबाला, अब फ्लोरोक्विनोन्स को भाई यूज किया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन ये सब, नहीं तो थर्ड जनरेशन में सेफ्ट्रायोक्सोन, सेफोपेराजोन ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। एलिमिनेट करियर स्टेट एंड ये सब। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इसका यूज करते हैं। प्रेफर्ड ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस, ये सब अपन ने ये तो पढ़ ये देख ही रहे हैं, 3 बार स्टेटमेंट रिपीट हो चुका है पूरी अभी तक की कथा में। एनारोबिक इन्फेक्शन पे अपन इसका यूज कर रहे हैं। रिकेट्सियन इन्फेक्शन पे इसका यूज कर रहे हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्सियल डिजीज टेट्रासाइक्लिन है, पर क्लोरामफेनिकोल का भी यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीट रिकेट्सियल इन्फेक्शन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। भाई देखकर क्लोरामफेनिकोल आई, क्योंकि रिकेट्सिया में हाँ टेट्रासाइक्लिन को तो अपन वैसे भी थोड़ा सा देख संभल के दे रहे थे, पर क्लोरामफेनिकोल तो थोड़ा सा और साइड इफेक्ट है, तो देख के और देख कर देना होगा और कॉशियसली देना होगा। आई एंड ईयर इन्फेक्शन क्लोरामफेनिकोल। ब्रुसेलोसिस में दे सकते हो जब टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तब। फिर मैक्रोलाइड्स की बात करते हैं तो एरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स में अपना एरिथ्रोमाइसिन आता है ना, रॉक्सीथ्रोमाइसिन आता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन आता है और अजिथ्रोमाइसिन आता है। ये सिंथेटिक मैक्रोलाइड है, ये नेचुरल। एरिथ्रोमाइसिन नेचुरल है और रॉक्सी और ये सब जितने बचे कुछ एजिथ्रो है ये सेमी सिंथेटिक, ये सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक है कि एरिथ्रोमाइसिन को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब किस किस के इफेक्टिव है तो भाई देख लो, ये याद नहीं रहने वाला। मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं तो ये बैक्टीरियल 50S सब यूनिट से जुड़ते हैं, इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, हाई कंसंट्रेशन पे ये साइडल भी हो जाते हैं। मोर एक्टिव होता है एल्कलाइन पीएच पे, तो उसी तरह से लेस एक्टिव हो जाएंगे एसिडिक पीएच पे। तो एसिडिक पीएच पे भाई आपका मैक्रोलाइड्स उतने अच्छे से शायद काम ना करें, पर एल्कलाइन पीएच पे ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। पारामिकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो एडुकेटली एब्जॉर्ब फ्रॉम अपर जीआई ट्रैक्ट, डिस्ट्रॉयड बाय रेस्टिक एसिड, हेंस एडमिनिस्टर्ड एज एंटेरिक कोटेड टैबलेट। मतलब जो कुछ कैप्सूल्स ही आते हैं जिसपे ऊपर से जेलेटिन्स कवरिंग होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि भाई वो एसिड से बचा लेती है, नहीं तो भाई आपका स्टमक एसिड ही उसको ऐसी तैसी कर देगा अंदर, इसलिए इस तरह के एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स को अपन देते हैं। फॉर फूड में फूड डिले कर देगा एब्जॉर्प्शन को, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, एक चीज तो ये हो गई, लिवर से मेटाबोलाइज एक्सक्रीट हो रहा है बाइल से। प्रिपरेशन क्या है एरिथ्रोमाइसिन की, तो एरिथ्रोमाइसिन क्या है एस्टोलेट एंड एरिथ्रोमाइसिन स्टीयरेट, इससे मिलके बनता है एरिथ्रोमाइसिन बेस। एडवर्स इफेक्ट तो ये पूरा ई चलता है भाई इसका। एरिथ्रोमाइसिन के बारे में अगर कुछ लिखना है तुमको तो एरिथ्रोमाइसिन एंटेरिक कोटेड टैबलेट में अपन देंगे ओरली, एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट इसमें होता है, ठीक है, या और एरिथ्रोमाइसिन स्टीयरेट, और फिर एरिथ्रो एंटेरल टॉक्सिसिटी मेनली इसके अभी एडवर्स इफेक्ट पे देखोगे तो ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका रिलेटेड टू जीआई, एंटेरल टॉक्सिसिटी ये करा देता है भाई। एंटेरल यानी कि अपना फूड जो मतलब जीआई सिस्टम है उसकी टॉक्सिसिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया। एरिथ्रोमाइसिन इंक्रीजेस जीआई मोटिलिटी बस स्टिमुलेटिंग मोटिलिन रिसेप्टर इन द गट, और इसकी वजह से क्या होगा, मोटिलिटी बढ़ जाएगी तो डायरिया जमकर होगा। तो एंटेरल टॉक्सिसिटी कराएगा मेनली, और एंजाइम इनहिबिटर की तरह काम करता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी करा रहा है भाई ये। इंसिडेंस ऑफ टॉक्सिसिटी इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन पे देख कर दो। ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं, रेथ्रो क्लेरिथ्रो और एंजाइम इनहिबिटर ब्लड, तो वही एंजाइम इनहिबिटर है तो थियोफाइलिन, कार्बामेज़ेपिन, या ऐसी भी कोई इसी ड्रग के साथ दोगे जैसे वारफेरिन है, डिजॉक्सिन है, तो उनके इफेक्ट ज़्यादा टाइम तक के लंबे टाइम तक रहेंगे, क्योंकि ये जैसे वारफेरिन है, वारफेरिन क्या करता है, खून पतला करता है। अब ये एक्सक्रीट आउट, इसका एक्सक्रीशन टाइम था भाई 12 घंटे का, अब आपने साथ साथ
क्लेरिथ्रोमाइसिन भी चला दिया, एरिथ्रोमाइसिन चला दी उस बंदे को। तो अब क्या हो गया, वारफेरिन भाई रुक रहा है 24, मतलब उसका एक्सक्रीशन टाइम 20 घंटे तक का होगा कि भाई अब वो स्लोली आराम से एक्सक्रीट आउट होगा। और उस बीच में आपने उसको दूसरा डोज दे दिया वारफेरिन का, और वहीं पे कुछ चोट लग गई या कुछ भी आपको कट लगा है, तो फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रुक नहीं रही है। तो ये सारे केसेस होते हैं। एरिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन में कैन प्रेसिपिटेट फेटल वेंट्रिकुलर एरिथमिया which when given with सेसाप्राइड एस क्या बोलते हैं एस्टेमिजोल एंड टेराफेनाडीन, तो भाई सच इंटरेक्शन आर नॉट सीन विद एजिथ्रोमाइसिन। तो तो अगर आप एरिथ्रो और क्लेरिथ्रोमाइसिन को साथ में देते हो, या इन साथ में भी नहीं, मतलब एरिथ्रो या क्लेरिथ्रो के साथ आप फेटल वेंट्रिकुलर एरिथमिया कॉज करा सकते हो पेशेंट पे, वहीं पे एजिथ्रोमाइसिन के साथ ये चीज सीन नहीं होती, इसलिए एजिथ्रोमाइसिन ही कॉमनली आपने सुना भी होगा एजिथ्रोमाइसिन का नाम। ठीक है, क्योंकि वही ज़्यादा चलती है जितनी भी थोड़ी बहुत। ड्रॉबैक क्या है एरिथ्रोमाइसिन के, नैरो स्पेक्ट्रम है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ओरल बायोअवेलेबिलिटी लो है, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन है, पेशेंट पुअर कंप्लायंस ड्यू टू जीआई साइड इफेक्ट। बोलेगा कि भाई ये दवाई खाने के बाद भाई एकदम से डायरिया हो जाता है एंटेरिक टॉक्सिसिटी की वजह से। तो फिर उसके उसके ये सब एरिथ्रोमाइसिन और इन सब के ड्रॉबैक के चक्कर में फिर क्या हुआ, सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड का इजाद हुआ, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन का। तो क्लेरिथ्रो में क्या हो रहा है, सिमिलर ये सब कुछ चीज़ें। अब ये सब तुम देख सकते हो कि भाई एजिथ्रो में सोर्स सेमी सिंथेटिक, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है, जीआई एब्जॉर्प्शन इसका गुड है, एसिड लेबा एसिड स्टेबल है ये, है ना। तो ये मतलब मैं इसलिए कि एजिथ्रो को ही पढ़ लो भाई, बाकी तो तुमने एरिथ्रो पढ़ लिया, रॉक्सी क्लेरिथ्रो को इतना नहीं पूछ रहा तुमसे। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की तो इसके एक्सपेंडेड है, एक्सपेंडेड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इफेक्टिव अगेंस्ट एमएसी, शायद वो उसकी बात कर रहे हैं एमएसी में, क्या बोलते हैं, माइको बैक्टीरियम की बात कर रहा है कि एमएससी। एमएससी कौन सा था भाई, अगेंस्ट एमएससी, एच इन्फ्लुएंजा, सैल्मोनेला, मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई इन एडिशन टू ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू एरिथ्रोमाइसिन। तो मतलब ये इसमें स्पेक्ट्रम थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, ऐसा नहीं ये ब्रॉड हो गई, पर ये अगर नैरो स्पेक्ट्रम है तो उससे थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया एरिथ्रोमाइसिन। एमएससी भाई मेरे को कौन सा एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद माइको बैक्टीरियम एरिजिनोसा या ऐसा कुछ कुछ उससे रिलेटेड लग रहा है, पर ठीक है देख लेना। डोसेज वेसेज तो भाई डोसेज एंड ड्यूरेशन 500 mg ओडी चलती है, हाँ, आफ्टर फूड फॉर 3 to 5 days, वन तो ठीक है। और एंजाइम इनहिबिटर ड्रग इंट्रैक्शन इसके रेयर होते हैं, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन एडमिनिस्टर ओरली इंटरवीनसली, ये डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, मोर एक्टिव अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजाई देन एरिथ्रोमाइसिन टेरिथ्रोमाइसिन। वेल एब्जॉर्ब्ड है, वाइड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉन्गर एक्टिंग है, बेटर टॉलरेटेड है, सिंगल डेली डोज में आपका काम चल जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस किन किन कंडीशंस पे है, ये तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन पे, है ना। लीजनेयर्स निमोनिया में भाई एजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। हम्म फिर क्लेमाइडल इन्फेक्शन पे, डिप्थेरिया पे, पर्ट्यूसिस यानी वूपिंग कफ में एरिथ्रोमाइसिन, पर एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा तगड़ी ड्रग है। और शैंक्रोइड, कैंक्रोइड जो भी बोलते हैं, तुम क्या प्रोनाउंसिएट करते हो। तो ये 5 ऐसी कंडीशन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती आती है। अल्टरनेटिव ड्रग, एज एन अल्टरनेटिव ड्रग, या जो पेशेंट्स है जिनको पेनिसिलिन या फिर सेफेलोस्पोरिन से एलर्जी है, तो अपन उनको फिर ये एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। टिटनस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, एमडीआर, टाइफाइड फीवर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर। प्रोफिलैक्टिक यूज में अपन क्या क्या कर रहे हैं, प्रोफिलैक्टिक यूज की भाई प्रिवेंट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस पेशेंट विद वैल्वुलर रीजन। अदर यूजेस में टू ट्रीटमेंट ऑफ मैक इन्फेक्शन इन एड्स पेशेंट। मैक कौन सा है भाई, इन एड्स पेशेंट एजिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन विद ड्रग्स। मैक देखना पड़ेगा मेरे को एकदम, मैक कौन सा है? हाँ माइको, वही माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है, मैं वही सोच रहा हूँ, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। हाँ इन्फेक्शन तो माइकोबैक्टीरिया से रिलेटेड, जो एवियम कॉम्प्लेक्स माइकोबैक्टीरिया जो कि पक्षियों से, एवियम एवियम यानी कि अपने बर्ड्स, तो बर्ड से जो फैलता है ना माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन,
और जो कि एड्स वालों को आसानी से हो सकता है क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन रहता है, तो उसमें भी अपन उसको यूज़ कर रहे हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन रूट फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शन, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन को अपन एच पाइलोरी इन्फेक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। कीटोलाइड्स तुमसे नहीं पूछ रहा कोई क्या है क्या नहीं है, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होते एरिथ्रोमाइसिन के, बस इतना पता कर लो, ठीक है, काम चल जाएगा तुम्हारा। नहीं पूछ रहा कोई, ये स्पायरामाइसिन में भी कोई नहीं पूछ रहा। मिसलेनियस में भाई क्या कुछ है क्या ऐसा? मिसलेनियस में लिको सिर्फ नाम है कि लिंकोसामाइड्स में क्लिंडामाइसिन आता है, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स में डेल्फोप्रिस्टिन, ऑक्सैलोलिडी, ऑक्सा ऑक्साजोलिडिनोन्स, ऑक्साजोलिडिनोन्स, लिनाजोलिड, ग्लाइकोपेप्टाइड्स वैंकोमाइसिन, अमीनो साइक्लिटॉल्स में स्टेप क्या नाम है, स्पेक्टिनोमाइसिन, लिपोपेप्टाइड्स में डेप्टोमाइसिन, अदर्स में बेसिट्रेसिन, पॉलीमिक्सिन बी, कोलेस्टिन, म्यूप्रोसिन, ये सब कोई नहीं पूछ रहा भाई तुमसे अभी। तुमको चाहो तो इस टेबल को एक बार जरूर पढ़ लेना क्लिंडामाइसिन पे, है ना। बाकी ये लेनाजोलिड हो गया एक, वैनकोमाइसिन, ये तीन हैं जिनको तुम एक बार चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो कि भाई क्या है क्या नहीं। और बेसिट्रेसिन देख लेना, नेचुरली मिलता है बेसिट्रेसिन, स्पेक्टिनो, पॉलीमिक्सिन बी। मैं ये जो टिक कर रहा हूँ इसको एक बार चाहो तो, ये एक्स्ट्रा इस टॉपिक से मैं इस पे भी कवर नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि सही में मैं मूड में भी नहीं हूँ, थक भी गया हूँ। और ये भाई खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब हाँ चलो, यूरिनरी एंटीसेप्टिक तक के तो आ गए, क्योंकि अभी यहाँ से ड्रग्स सब अब ऐसे ड्रग्स चालू हो जाएंगे जैसे कि टीबी के लिए कौन सी ड्रग्स है उसका पूरा रिजीम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए क्या है। हाँ, टीबी टीबी चलेगा, फिर टीबी के बाद अपना कहाँ, लेप्रोसी, लेप्रोसी के बाद साथ साथ अभी फंगल में पहुंचेंगे, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी हेलमिंथिक, एंटी प्रोटोजोल, मलेरिया। बहुत झमेला बचा है। कैंसर से तो भाई मेरे को लगता नहीं है अपन कैंसर अभी कर रहे हैं कि नहीं। अब कैंसर ड्रग्स तो ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा, ये गारंटी नहीं है कि उसका कोई क्वेश्चन वैसे आता नहीं है। ज़्यादातर बहुत ही रेयरली होता है कि आपसे एंटी कैंसरस ड्रग्स पूछ ली जाए, बहुत रेयरली होता है ऐसे सेकेंड ईयर लेवल पे। क्योंकि सही बताऊं तो भाई उनको भी जो चेकर होते हैं ना वो भी इतने याद नहीं करते यार, उनको भी इतना याद नहीं रहता, उनको भी मीथोट्रेक्सेट, वेन मतलब और विनसिस्टिन, विनक्रिस्टिन ये सब पता रहता है बस। बहुत सारे तो भाई अभी तक आते आते यहाँ पे भी खत्म हो जाते हैं बहुत सारे लोग। अरे अपन ने किए हैं अभी कितने पन्ने अपन ने निपटाए, 409 आई थिंक, कितने से चालू, 323 या कुछ से चालू हुआ था ना। कितना है अभी, कितना बचा है, एक सेकंड देख लूँ यार मैं, ताकि थोड़ी सी हिम्मत बनी रहे। कहाँ तक के हैं, 483, 465 तक के पहुँचना है अपन को अभी। 470 तक के पहुँचना है क्या? हाँ 400, 469 है, 470 पेज। और अपन ने चालू कितने से किए थे भाई? कम ही हुआ है अभी, ज़्यादा नहीं हुआ है सच, ऐसा मेरे को लग रहा है। ये यूट्रस वाला चैप्टर तो इसको भी देखना है पर ऐसा नहीं है। कहाँ पे थे, 367 से अभी 409 पे कुछ पहुंचे ना अपन, 409 पे, 429 पे पहुंचे ना। 420, काफी हो गया भाई। 421, ये क्लरिथ्रो हो गया, ये सब हो गया। हाँ तो ये देखो टेट्रासाइक्लिन भाई, अब ये एक ही बार में ना, ये जो बचे कुचे जैसे हैं, मतलब सब कुछ एक ही बार में, क्लिंडामाइसिन 50S को रोक रहा है, मैक्रोलाइड 50S को रोक रहा है, क्लोरामफेनिकॉल 50S पे एक्ट कर रहा है, तो सब ये राइबोसोम की सब यूनिट को ही, राइबोसोम को ही छोड़ रहा है, मतलब इतने सारे ये। ठीक है, इस डायग्राम पे ये दिखा रहा है बैक्टीरियोस्टैटिक, टेट्रासाइक्लिन 30S को, स्पेक्टिनोमाइसिन 30S को, लिनाजोलेट 50S को, क्लिंडामाइसिन, तो दो ही है जो 30S वाले के ऐसी तैसी करते हैं, उसमें सिर्फ टेट्रासाइक्लिन तुमको याद रखना है मेजोरिटी, बाकी तो जितने हैं सब 50S पे जाएंगे। और ये AMA इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, तो कौन से, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स, मोनोबैक्टम, बेसिटैसिन, वेनकोमाइसिन और टाइकोप्लेनिन, ये सेल वॉल सिंथेसिस को रोक रहे हैं, तो ये बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक वाले और साइडल वाले। अब यूरिनरी एंटीसेप्टिक, तो चलो इसके बारे में अपन नेक्स्ट अगले लेक्चर पे देखते हैं। ब्रेक भाई, टाइम प्लीज।
सिस्टमेटिक चलेगा अब सिस्टम के हिसाब से। एंड देखते हैं कितना होता है। चलो ये भी अपलोड करता हूँ अभी फिलहाल।